हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो आपकी क्लास चल रही है हिंदी, मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, हिंदी का सीटेट जो पैडागोजी, पहले मैं आपको पैडागोजी कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो ग्रामर है और गद्यांश पदांश जो आपको 15 नंबर का आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले सिलेबस समझाया था, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैडागोजी आपकी, तो मैं आपकी जो पैडागोजी है उसको लेकर के मैं चल रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको पैडागोजी कंप्लीट करा रही हूँ, तो जिसमें फ्रेंड्स मैंने अधिगम एवं अर्जन जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया है। सेकंड चैप्टर आपका आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के जितने सिद्धांत हैं मैंने सभी आपको टॉपिक वाइज अच्छे से समझाया और कराया है। और उसके बाद मैंने उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपके करा दिए हैं। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट जो है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की क्या भूमिका होती है। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स देखिए, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इसमें क्या क्या बता चुकी हूँ। जो आपकी पहले क्लासेस चल चुकी हैं उसमें देखिए मैंने आपको बताया था, आप लोगों को अगर क्लास आपने अटेंड की होगी तो आपको याद होगा, ठीक है। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर जा करके सारी क्लासेस देख लीजिएगा, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो आप अच्छे नंबरों से निकाल सकें, अच्छे नंबरों से आप पास कर सकें, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले देखिए, मैंने भाषा शिक्षण की जो विधियाँ बताई थी नेक्स्ट क्लास में, एक सेकंड फ्रेंड्स, जो मैंने भाषा शिक्षण की आपको विधियाँ बताई थी, जैसे कि एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे देखिए है ना, कविता शिक्षण विधि यहाँ पे आ गया। इसके पहले मैंने आपको भाषा शिक्षण की विधियाँ बताई थी, जिसमें मैंने गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के बारे में बताया था। गद्य शिक्षण की विधियाँ जो होती हैं उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था आदर्श विधि किस प्रकार से होती है, जिसमें मैंने आपको प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध, प्रश्न, गृह कार्य, ये सभी चीज़ें मैंने पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपको एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। तो अगर आप लोग क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो आप क्लास आके अटेंड कर लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा हेल्प होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अब यह बात आती है कविता शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। प्राथमिक स्तर पर गीत का विधि हो गया। सेकंड यहाँ पे दिया गया है अभिनय विधि, ये भी मैंने आपको अच्छे से कराया। अब देखिए गीत विधि क्या होता है, जिसमें बच्चों को जो कविता होती है, जो कहानी होती है, उसको गीत के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, बताया जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बच्चे इंटरेस्टिंग होंगे, रुचि लेंगे क्लास में, और बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनको कंठस्थ हो जाएगा और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्टडी में, ओके। और नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए फ्रेंड्स, जो अभिनय विधि में क्या होता है, जो कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो गीत प्रधान होने के साथ साथ अभिनय प्रधान भी होते हैं, ऐसे गीतों को भी इस विधि द्वारा भली भांति पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आता है अर्थबोध शब्दार्थ विधि। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, इस विधि का जो प्रयोग होता है वो उत्तर प्राथमिक कक्षाओं अर्थात 4th या 5th क्लास में किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाई जाने वाली कविता का पाठ तो स्वयं कराते हैं, लेकिन इस विधि में क्या होता है, पढ़ाने में शिक्षक छात्रों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर आता है, ये जो क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स, 5th, 6th, 7th, 8th, ये 4 क्लासेस होती हैं। जैसे कि इसमें आता है व्याख्या विधि, खंडवान विधि, ठीक है। व्याख्या विधि जो होती है यह शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है तथा माध्यमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होती है। लेकिन क्या होता है ना, इस विधि में जो है शिक्षक विद्यार्थियों को केवल, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, इस विधि में शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों को केवल कविता का अर्थ ही नहीं बताता, बल्कि कविता में जो निहित उसमें भाव होता है, जो उसमें छंद यूज़ किया होता है, जो उसमें अलंकार यूज़ किया होता है आदि से भी अवगत कराता है। सभी चीज़ें बताता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को समझानी, उसमें किस प्रकार की उसमें जो अलंकार वगैरह का यूज किया गया, किस प्रकार के भाव को यूज़ किया गया, किस प्रकार का छंद है, इन सब चीज़ों को बताया जाता है 5th to 8th क्लास में, ठीक है। अतः क्या होता है फ्रेंड्स, इस विधि में कविता के शिक्षण में कविता के कला पक्ष, रस भाव तथा भाव पक्ष दोनों को ही समझाने पर बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका खंडवन विधि, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कल की क्लास में बताया था। आज केवल मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ, इसके बाद आगे का बताऊंगी तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए खंडवन विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लास में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो क्या कहता है, संश्लेषण,
विश्लेषण से संश्लेषण दोनों ही विधियाँ अपनाई जाती हैं। इस विधि का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, पहले बच्चों को जो चीज़ें आती हैं, विचारों को जो है उसको पहले तोड़ा जाए, पहले उसको छोटी छोटी चीज़ें करके बताया जाए बच्चों को, फिर उसको क्या किया जाए, जोड़ करके बच्चों को अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी क्या होती है, विश्लेषण से संश्लेषण विधि। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है उच्च माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर। उच्च माध्यमिक फ्रेंड्स, उच्च स्तर पर जो होता है, देखिए ये जो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप तो 1 to 5 क्लास की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप फर्स्ट पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो सीटेट की, तो वो ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर लो तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पेपर में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आता है। तो देखिए इसमें जब हिंदी पढ़ाई जाती है, कविता शिक्षण की जो विधियाँ किस प्रकार से टीचर्स बताते हैं बच्चों को, किस प्रकार से टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना विधि बताते हैं। तुलना विधि क्या होता है, इस विधि में क्या होता है ना, जब टीचर्स क्लास में जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो इस विधि में यह विधि भी व्याख्या विधि का ही एक रूप होता है। इसमें क्या होता है, खोज करने पर कभी कभी क्या होता है, एक ही कवि की एक से अधिक कविताओं में अथवा भिन्न भिन्न कवियों की कुछ कविताओं में विचार और भाव जो होता है वो मिल जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, तो किसी कविता से भली भांति परिचित हैं तो उसके माध्यम से उसी विचार वाली दूसरी कविताओं को भी बड़ी सरलता से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो इसको फ्रेंड्स तुलना की जाती है। किसी एक कवि की जो कविता उन्होंने लिखी है, ठीक है, जो उन्होंने पंक्ति लिखी, जो उन्होंने लाइन लिखी है, उस कविताओं से दूसरे की कविताओं के दूसरे के कवियों से तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स क्या, तुलना विधि। ओके, तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए व्यास विधि क्या होती है। व्यास विधि जो होती है फ्रेंड्स ना, इस विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने पर कविता के भाव और कला दोनों ही पक्षों में एक कथावाचक की भांति विषाद व्याख्या करनी पड़ती है, और इसलिए इस विधि का जो नाम भी व्यास प्रणाली रखा गया है। भावों को हृदय में ग्रहण करने के लिए इस विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। कविता में आए हुए अलंकारों आदि से भी विद्यार्थियों को अवगत कराना पड़ता है। ठीक है, यह विधि जो होती है फ्रेंड्स उन्हीं के लिए रुचिकर होती है जिन्हें साहित्य का विशद ज्ञान होता है। किसके लिए होती है फ्रेंड्स, जिसको साहित्य का अच्छा ज्ञान होता है, अधिक विस्तार किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि किसे कहते हैं, तो देखिए यह विधि जो है ना, यह विधि के द्वारा गद्य पढ़ाने पर पद्य के गुण दोनों की आलोचना करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, गद्य और पद्य दोनों की क्या करनी पड़ती है, आलोचना करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कविता की आलोचना उसमें निहित कला और भाव दोनों पक्षों में की जाती है, दोनों पक्षों के आधार पर की जाती है। ठीक है, जो कला पक्ष होते हैं, कला पक्ष के अंदर यह भी देखा जाता है कि अलंकार जो है वो छंद, शब्द, शक्तियों, रीतियाँ आदि पर कविता कहाँ तक खरी उतरती है। इस विधि में व्यास विधि की भांति शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही विषय का विशद ज्ञान होना आवश्यक है। जब दोनों को गद्य और पद्य का अच्छा ज्ञान होगा तभी ना वो उसकी आलोचना कर पाएंगे, उसकी निंदा कर पाएंगे, उसकी बड़ाई कर पाएंगे। ठीक है, आलोचना मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समालोचना मतलब होता है कि उसकी मतलब मेन पॉइंट को उठाना। आलोचना मतलब होता है कि उसमें क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या उसमें गलत है, क्या सही, उन सब चीज़ों की यहाँ पे आलोचना की जाती है। ठीक है, तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही विषय का विशद ज्ञान होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को भी क्या होता है, आलोचना के सिद्धांत जानना आवश्यक है, अन्यथा वे क्या करते हैं, वे इस विधि का अनुसरण नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे होता है रचना शिक्षण। अब देखिए रचना शिक्षण क्या होता है, यह किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यह क्या होता है, यह अपने जीवन काल में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को लिखने या बोलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा कि आप देखते होंगे हरिवंश राय बच्चन, उनको तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर भी बनाई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए हरिवंश राय बच्चन जो हैं उन्होंने कौन कौन सी फिल्म में भी काम किया है, कौन कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी हैं और कौन कौन सी उन्होंने कविताएँ कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइम के पॉपुलर हैं। ठीक है, और वैसे तो देखा जाए अगर आप करंट उठाएंगे तो करंट में तो डेली 2-4 लोगों की जो पुस्तक होती है वो रिलीज़ होती रहती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है अपने जीवन काल में कोई भी जो व्यक्ति है उसको विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को लिखने या बोलने की आवश्यकता होती है। इसी तथ्य को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर भाषा शिक्षक को छात्रों के समक्ष रचना शिक्षण करने की आवश्यकता होती है तो उसको क्या करता है, उसको क्रमबद्ध रूप से अपने विचार लिखने बोलने की आदत डालना
व्यक्तिगत भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, शैली का विकास करना एवं आत्मविव्यक्ति रचना जो है वो शिक्षण के कुछ उद्देश्य है। रचना शिक्षण के विभिन्न विधियों की चर्चा इस अध्याय में इस प्रकार की गई है। किस प्रकार की गई, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया है ये 1 to 6 क्लास के लिए दिया गया है। ठीक है, किस क्लास के लिए फ्रेंड्स, ये प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियाँ। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से बच्चों को रचना शिक्षण की विधियाँ बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो और रचो या खेल विधि या कौन सी विधि होती है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो है ये प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, इसका आधार पर मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने होने के कारण विद्यार्थियों को इस विधि से अक्षरों और शब्दों का ज्ञान बड़ी सरलता से कराया जा सकता है। ठीक है, जब बच्चों को कोई चीज़ दिखाया जाएगा, उनको उसकी रचना करके, मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया वैसे करके उनको रचना, और फिर खेल विधि द्वारा अगर कोई भी चीज़ बच्चों को समझाई जाए, पढ़ाई जाए, बताई जाए, तो क्या होगा, बच्चे बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ज्ञान से उस ज्ञान शब्दों के भंडार को बच्चों को कराया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो क्रिया और अनुकरण से स्वशिक्षा प्राप्त करता है और साथ ही साथ ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण भी होता है। इन सभी विशेषताओं के कारण छोटे बालकों के लिए बहुत ही उत्तम विधि है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि देखिए जो यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिया करके, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, बच्चों को अनुकरण करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है, देखते हैं, करते हैं खेल विधि द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है ना, अनुकरण से स्वशिक्षा प्राप्त करते हैं। अनुकरण फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था, अनुकरण यानी कि इमिटेशन ऑफ थ्योरी मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने बताया था जो चैपनीज, शर्ली, कर्टी और तथा वेंटलाइन जो आदि मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था अनुकरण के द्वारा जो है भाषा सीखने का अध्ययन किया है इन्होंने। लेकिन इनका मत है कि जो बालक है अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का जो अनुकरण करके सीखते हैं, अर्थात मैं आपको बता दूं, जैसे भाषा जिन समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में जो भाषा यूज की जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसमें कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित दिखाई देगा आपको। ठीक है, जिस प्रकार की भाषा वहाँ के लोग बोलेंगे, बच्चा क्या करेगा, उसी प्रकार की भाषा को बोलेगा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है ज्ञानेंद्रियों का भी शिक्षण भी होता है। तो ज्ञानेंद्रियों की फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है, ज्ञानेंद्रियों के बारे में फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही ज्ञान अर्जन की, बच्चों को ज्ञान अर्जन करने, किस प्रकार से बच्चे ज्ञान अर्जन करते, देखो और रचो या खेल विधि। तो देखिए कोई भी जो मनुष्य की अगर हम बात करें, मनुष्य के विकास का जो आधार होता है उसका ज्ञान होता है, और जो भाषा ज्ञान अर्जन का साधन होता है, वो बिना भाषा के मनुष्य जो है वो सांसारिक या फिर आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता है। ओके, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है शब्द प्रधान विधि। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, शब्द प्रधान विधि। इसमें दिया गया है रचना शिक्षण की यह विधि अमनोवैज्ञानिक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले मस्तिष्क में विचार आते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, माइंड में कोई विचार आता है, उसके बाद क्या होता है, विचारों के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है, परंतु इसमें पहले शब्द बताए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, विद्यार्थी उनका प्रयोग करता है। ठीक है, पहले बच्चों को कोई अक्षर बताएंगे, फिर शब्द बताएंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे, उसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो इसको कहा जाता है शब्द प्रधान विधि। ओके फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, शब्द प्रधान विधि। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी विषय हो, विषय की जो भाषा को समझाने की जो योग्यता होती है उसका विकास किस प्रकार होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, विद्यालय के विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को विभिन्न प्रयोजनों जैसे संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला इत्यादि में प्रयोग की जाने वाली जो विभिन्न भाषाओं को समझने और उसके प्रयोग में लाने के लिए कोई एक एक्टिविटी होती है उसको यूज़ करना पड़ता है।
ताकि बच्चे खेलकूद के माध्यम से, फिल्म देखने के माध्यम से, कोई भी चीज़ जैसे बागवानी कर रहे हैं, खेती जैसे फूल वगैरह, तो उनसे भी क्या करते हैं बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या है, कोई भी जो एक सब्जेक्ट होता है उसकी जो भाषा होती है उसको समझने की योग्यता का विकास होता है बच्चों के अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ बात हो रही है चित्र रचना विधि किसे कहते हैं। तो चित्र रचना विधि क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है रचना शिक्षण की यह एक उत्तम विधि है। किसकी फ्रेंड्स, रचना शिक्षण की। रचना जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी अपने विचार को, अपने माइंड में जो भी उनके माइंड में जो विचार बन रहा है, जो भी उनके हाव भाव हैं, उसको अब व्यक्त करने के लिए एक क्रमबद्ध, ठीक है, एक क्रमबद्ध और एक सही साहित्य के माध्यम से क्या करते हैं, उसको अपनी भाषा को उसको लिखते हैं, रचना करते हैं। तो रचना शिक्षण की यह एक उत्तम विधि मानी गई है, यह जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि क्या होता है, चित्रों को देखने में बालक बहुत रुचि लेते हैं। ठीक है, कोई भी जो पिक्चर है उसको देखने में बालक क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, पहले क्या होता था, पहले अगर कोई मोबाइल हाथ में लेता था तो क्या करता था, पहले चित्र देखता था। उसी प्रकार से आपने छोटे बच्चों को अगर देखा होगा, छोटे बच्चों के हाथ में पहले बुक दे दी जाए तो पहले क्या करेंगे, बच्चे उसका जो उसमें फिगर बना होता है, जो उसमें चित्र बने होते हैं, उनको चित्र को देखते हैं। ठीक है, चित्र को देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, चित्रों के सहारे बालकों से कहानी बनवाई जाती है और कहानी से संबंधित कुछ चित्र होते हैं। ठीक है, कहानी से संबंधित क्या होते हैं, कुछ चित्र होते हैं, जैसे उनको दिखाया जाता है चित्र दिखा दिखा के उनसे कहानी बताई जाती है, बताने के बाद उनसे वही कहानी पूछी भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया मैं क्या आपको बताई हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो प्राथमिक स्तर पे यानी कि 1 to 6 क्लास, ये आपकी जो अगर प्राइमरी पेपर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट पेपर सीटेट की, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो और रचो या खेल विधि, इसके बाद आपका शब्द प्रधान विधि, तीसरा आपका आता है चित्र रचना विधि, एंड 4th नंबर पे आपका आता है प्रश्नोत्तर विधि। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि क्या है। तो देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, इस विधि में जो शिक्षक होते हैं, इस विधि में जो शिक्षक होते हैं फ्रेंड्स, इस विधि में शिक्षक संबंधित जो विषय होता है, विषय पर उचित क्रम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है उसी सब्जेक्ट में टीचर क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, तो फिर बालक क्या करेगा, बालक उनका उत्तर देते जाते हैं और अंत में क्या करते हैं, प्रश्नों के समाप्त होने पर शिक्षक जो हैं वो बालकों को लिखने का आदेश देते हैं। पहले क्या करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को सही समझाते हैं, बताते हैं, उनको प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद वो लास्ट में जब समाप्त होने पर क्या करते हैं, शिक्षक बालकों को लिखने का आदेश देते हैं और वे इस विषय को लिखित रूप दे देते हैं। ठीक है, इसे भी उत्तर प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 3 के बाद ही अपनाया जाता है। ठीक है, क्लास 3 के बाद ये नीति जो है इसको अपनाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होता है, यह विधि जो होती है फ्रेंड्स ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है। अनुकरण विधि कैसी है फ्रेंड्स, ये क्या है, बिल्कुल से पूरा जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, छात्रों की जो भाषा होती है, भाषा तो अपनी होती है, बट क्या होता है, किंतु जो शैली होती है, शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। छात्र जो होते हैं फ्रेंड, छात्र दिए हुए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, 26 जनवरी का लेखन बता करके 15 अगस्त पर लेख लिखना, तो बच्चे क्या करेंगे, उसकी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त बच्चों को क्या है उतना उनके माइंड में नहीं आता। उनको क्या होता है, बस इतना पता रहता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है, उसके बाद राष्ट्रगान होता है, उसके बाद क्या करते हैं सभी लोग अपने जो स्कूल में सब कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों के माइंड में बस इतना ही रहता है। अगर उनसे कह दिया जाए 15 अगस्त से 26 जनवरी अलग अलग उन लोग से अगर लेखन लिखने कह दिया जाए तो दोनों क्या कर देंगे, मिक्सचर बना देंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो विधि होती है इसको अनुकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी क्लास जो है आज समाप्त होती है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास जो फ्रेंड्स है उसमें मैं आपको बताऊँगी माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियाँ किस प्रकार होती हैं, किस प्रकार माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर आपके इस एग्ज़ाम में दे दिया जाए माध्यमिक स्तर, तो मतलब माध्यमिक मतलब आपका होता है 6, 7 to 8, 6, 7, 8 क्लास की जो बच्चे होते हैं वो माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जिसमें उनको रचना विधि को समझाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग करना पड़ता है, जो तरीका मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी। ठीक है,
आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।